नमस्कार। आज की इस खास सुबह में आप सभी का स्वागत है। बात कुछ साल पुरानी है। एक युवक ने अपनी पढ़ाई सहारनपुर से शुरू की और फिर अमृतसर में पढ़ाई का बाकी हिस्सा पूरा किया। पढ़ाई के साथ साथ हाथ में कलम रही और मन में बहुत सारे सपनों के इस गहरे का पीछा करते करते युवक एक दिन आईपीएस अधिकारी बन गया। आईपीएस अधिकारी बनने के बावजूद हाथ में जो कलम थी उनकी, वो कलम लगातार और गहरी होती गई और इसी कलम के जरिए आईपीएस अधिकारी होने के नाते एक मानवीयता उनके काम में बार बार झलकती रही। आज ये खास मेहमान हमारे साथ हैं। तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ श्री तेजेंद्र सिंह लूथरा का। आईपीएस अधिकारी में इस समय दिल्ली पुलिस में नॉर्दर्न रेंज के जॉइंट सीपी हैं और खास बात ये उनकी किताब 80 घाट का बांसुरी वाला, जिसे राजकमल ने प्रकाशित किया, बेहद चर्चित किताबों में से एक है। लूथरा साहब को अपनी बहुत सी उपलब्धियों के लिए कई इनामों से, कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन जिनमें सबसे ज्यादा खास रहा प्रेसिडेंट्स अवार्ड। इस प्रेसिडेंट मेडल के मिलने के पीछे भी एक बड़ी वजह यही थी कि आईपीएस अधिकारी से जिन चीजों की उम्मीद आमतौर पर जनता करती है, जिस मानवीयता की, जिस इंसानियत की, वो शायद लूथरा साहब में लोगों को देखने को मिली। लूथरा जी, हम आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल आप ही की किताब को लेकर करना चाहेंगे, 80 घाट का बांसुरी वाला। मुझे याद है प्रगति मैदान में जब इस किताब का विमोचन हुआ, सबके दिमाग में पहला सवाल यही था, ये नाम क्यों, क्या सोचकर आपने इस किताब का नाम रखा 80 घाट का बांसुरी वाला? 80 घाट का बांसुरी वाला मेरी एक कविता है, जो मैं 80 घाट पर जब टहल रहा था तो वहां मैंने इस बांसुरी वाले को बजाते देखा और उसके बजाने में एक पीड़ा थी जिसने मुझे विचलित कर दिया और उस विचलन से उभरी हुई ये कविता है। और अपनी लगभग सभी कविताओं में मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी लगी और बनिस्बत इसके कि मैं कोई ऐसा शीर्षक ढूंढता जो कि मेरी किसी कविता से जुड़ा नहीं होता, मैंने ये ज्यादा अच्छा समझा कि मैं एक ऐसी कविता का शीर्षक ही, काव्य संग्रह का भी शीर्षक रखूं जो मेरी विचलन को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करती है, उसे ज्यादा सामने लाती है। तो यही एक वजह थी कि मैंने इस शीर्षक को, कविता के शीर्षक को, काव्य संग्रह का भी शीर्षक बनाया। आपने कविता लिखी अकेला हो जाऊं और उसमें आपने लिखा कि चाहता हूं कि अकेला हो जाऊं, कोई आसपास ना रहे, ज्यादा देर तक आए और चला जाए अपने आप, फिर कभी मिल जाए अनचाहे, रहे थोड़ी देर साथ, पता न चले और फिर चला जाए अपने आप। व्यक्तिगत तौर पे ये एक लिबरेशन की कविता है। ये तमाम चीजों से, तमाम सवालों से अलग हटकर कुछ ऐसे पलों को चाहने की कविता है जिसमें हम अपने बारे में या अपने होने के बारे में या अपने होने के सवाल के बारे में सोचना चाहते हैं। और उसमें मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम पहले अकेले हों, क्योंकि अकेला होना आज की जिंदगी में एक बहुत कठिन काम है। हम हर वक्त घिरे रहते हैं, ना सिर्फ लोगों से, घटनाओं से, सड़कों से, गाड़ियों से। हम अकेले भी हों तो भी बहुत सारे विचार हमें घेरे रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी शंकाएं हमें घेरे रहती हैं और हम अकेले नहीं हो पाते। और जब तक मुझे लगता है हम अकेले नहीं हो पाएंगे, इन विचारों से, इन चिंताओं से, इन शंकाओं से दूर नहीं हो पाएंगे, तो मुझे लगता है कि अपने बारे में, खासतौर से अपने अस्तित्व के बारे में, जो कि समग्र का एक छोटा सा रूप है, समग्र को मैं इसमें मतलब एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो अपने बारे में और समग्र के बारे में सोच नहीं पाता व्यक्ति। अपने आप को आप कवि ज्यादा पाते हैं, पुलिस अधिकारी ज्यादा पाते हैं, संतुलन में पाते हैं, या ऐसा होता है कि कभी कभी कवि ज्यादा मुखर हो जाता है? किसी भी व्यक्ति को खांचों में बांट देना बड़ा मुश्किल है। ये एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है जिसको खांचों में सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि आदमी तो वही है, उसके कई रंग रूप हैं और वो अलग अलग समय पर उभर कर आते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सालों साल कविता नहीं लिख पाया, तो उसके मायने ये नहीं कि मेरे अंदर का कवि मर गया था। मुझे लगता है कि वो शायद उन दिनों भी कविता, उन दिनों भी रचनाएं मेरे अंदर जन्म ले रही होंगी, लेकिन उनको बाहर आने का समय नहीं मिल पा रहा होगा। आपको खुद भी नहीं मालूम होता कि कब वो सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। चाहे वो पुलिस अधिकारी के रूप में आपको काम करने का जो एक आपका जिम्मेवारी है, वो अंदर से आवाज आती है, वो भी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, उसको भी हमको दरकिनार नहीं कर देना चाहिए। उसको भी एक मशीनी अंदाज में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि वो तो रोजाना हम करते ही हैं। बिल्कुल।
उसकी भी आवाज कभी कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और आपको सालने लगती है। आपको लगता है कि अरे नहीं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको तो हमको रोकना होगा। और इसी तरह से जो कवि मन की या लेखक मन की भावना है या उससे जो रचना उपजती है जी। वो भी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती है। वो भी इस बात की चिंता नहीं करती है कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं बाकी दुनिया के कामों में। वो अपने उफान पर जब आती है तो आपकी जितनी परेशानियां हैं, जितनी जिम्मेवारियां हैं, वो एक तरफ होकर रह जाती हैं और वो अपने उफान से बाहर आ जाती है। बिल्कुल। तो 2012 में जब आपकी किताब आई और राजकमल ने इसे छापा, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन समूह माना जाता है, उस किताब के आने के बाद आम पाठकों की राय और अपने आपके साथियों की राय कैसी रही? अक्सर ये होता है कि हम लोग अपनी ही रचनाओं में से कुछ को बहुत अच्छी मान लेते हैं, कुछ को मध्यम दर्जे की और कुछ को ऐसे ही। बिल्कुल। लेकिन जो फीडबैक आया वो उससे मुझे ये पता चला कि पाठकों का भी अपना एक लोकतंत्र होता है। आप अपनी किसी कविता को कितना भी अच्छा माने जाएं या समीक्षक आलोचक अपनी कसौटी पर आपकी कविताओं को कैसे भी परखे जाएं, लेकिन जो पाठक लोग हैं उनकी अपील एक अलग किस्म की होती है। उनको कौन सी रचना किस समय भा जाती है और उस पर वो अपना फीडबैक देते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा हैरानी का विषय है। और मुझे लगता है कि हम सब लेखकों को पाठकों के लोकतंत्र का सम्मान भी करना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। क्योंकि अगर हम पाठकों के लोकतंत्र का सम्मान नहीं करेंगे तो हम जमीन से कट जाएंगे और हम अपने ही शेल में कुछ ऐसी रचनाएं लिखते रहेंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, समीक्षकों आलोचकों के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, हो सकता है प्रकाशकों के लिए भी वो बहुत अच्छी हों, लेकिन अल्टीमेट जो कसौटी है, जो एक आखिरी कसौटी है, वो पाठक है। तो पाठकों के लोकतंत्र से आई हुई जो फीडबैक है उसका हमें बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए। कई बार पाठक इस तरह उस कसौटी में उसे कसकर लाते हैं कवि के सामने या लेखक के सामने, जो खुद कवि के जहन में नहीं होता। तो ऐसा भी मौका आया जब आपको लगा हो कि किसी पाठक से कुछ चीजें सीखने को भी मिली और आपको लगा कि इसकी बजाय ऐसा प्रयोग भी किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये, क्योंकि जब तक पाठक वो फीडबैक नहीं देते तो आप अपनी रचनाओं को, उन रचनाओं को एवरेज किस्म का मानकर चलते हैं। लेकिन बाद में जब आपको हैरानी होती है कि अरे नहीं, ये रचनाएं तो पाठकों को बहुत अपील की, तो आपको एक सबक मिलता है कि जो मेरे सोचने का ढंग था इस रचना के पीछे, जिसको मैं एवरेज मानकर चल रहा था, वो गलत नहीं था। उस सोच को, उस रूप को, उस रंग को और निखारने की जरूरत है। अगर आज इस अनघड़ रूप में वो पाठकों को इतना पसंद आया है, तो अगर उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत की जाए, काम किया जाए, तो आने वाले समय में बहुत अच्छी रचनाएं उस तरह की और आएंगी और पाठकों को वो बहुत पसंद आएंगी। आपने जेंडर इक्वालिटी पर काफी काम किया है, चाइल्ड इश्यूज से भी आपका मन जुड़ा रहा है, तो आपको ऐसा भी लगा कि कोई ऐसा अधिकारी जो पुलिस में हो, सत्ता में हो और जिसे जनता की नब्ज का भी आभास हो, उसके लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ज्यादा आसान या सुलभ होता है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं जनता क्या सोच रही है, जनता क्या महसूस कर रही है और जनता क्या नहीं बोल पा रही है। और आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां से नियम बनते हैं या जहां से नियम संचालित होते हैं, तो इसने आपको एक अधिकारी के तौर पर कितनी मदद की? देखिए, जनता की भावनाओं के लिए संवेदनशील रहना, या इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि जमीन से जुड़े रहना, और दूसरा हर किस्म की स्क्रूटनी के लिए तैयार रहना। वो स्क्रूटनी जनता की भी हो सकती है और मीडिया की भी हो सकती है। अगर आप इन 2-3 चीजों के लिए हमेशा तैयार हैं, आपका माइंडसेट ऐसा है कि हाँ, हमको जनता के लिए काम करना है, तो जमीन से जुड़कर रहना है और हमको किसी भी किस्म की स्क्रूटनी के लिए हमेशा तैयार रहना है, खासतौर से मीडिया की स्क्रूटनी के लिए। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म का और ज्यादा विकास करती हैं। और मुझे कहने में ये कोई झिझक नहीं है कि इन दोनों चीजों से, खासतौर से मेरे डिपार्टमेंट ने, मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म का और ज्यादा डेवलपमेंट किया है। और मैं ये समझता हूं कि इन दोनों चीजों से जुड़कर बाकी लोग भी या हम लोग भी आने वाले समय में और ज्यादा अपने आप को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बना पाएंगे। किस तरह का साहित्य आप आमतौर पर बेहद पसंद करते हैं पढ़ना, जो आपको एक तरह से जो कहा जाता है रिजुविनेट करता है, जो नई ऊर्जा को भरता है या बहुत प्रेरित करता है? मुझे कोई भी अच्छी किताब किसी भी भाषा की मिल जाए, किसी भी जेनर की मिल जाए, वो मैं पढ़ लेता हूँ। चाहे वो फिलोसॉफिकल बुक हो, अभी मैंने एक फिलोसॉफिकल बुक एंटी फ्रेजाइल खत्म की,
और आजकल मैं अल्बर्ट कामू का द प्लेग पढ़ रहा हूं, जो कि फ्रेंच लिटरेचर का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। इसके अलावा कुंवर नारायण जी की कविताओं का मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, उनकी कविताएं मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं। और इसके अलावा जितनी भी किसी भी तरह की किताबें हों, चाहे वो प्रेमचंद का गोदान हो या और किसी भी तरह की रचना हो, किसी भी विधा में हो, किसी भी भाषा में हो, अगर मुझे वो किसी भी तरीके से अपील करती है तो मैं उसको जरूर पढ़ता हूँ। आपने भाषा का जिक्र किया, इससे मुझे ये ख्याल आया कि आप पंजाब से संबंध रखते हैं, कविताएं आप हिंदी में लिखते हैं। कभी आपका मन हुआ कि इन कविताओं का अनुवाद करके इसे गुरुमुखी में भी छापा जाए, या कुछ सोचा है आपने इस बारे में? हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि मेरी अपनी जो मातृभाषा है पंजाबी है, उसमें भी इन कविताओं को का अनुवाद करके उनको छपवाना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी एक रीच बढ़ेगी। और सिर्फ रीच नहीं बढ़ेगी, मुझे उन लोगों की प्रतिक्रिया, उनका रद्द अमल भी जानने को मिलेगा कि वो जिन विषयों पर मैं लिख रहा हूं उन विषयों के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो ये मेरे मन में है, लेकिन अभी कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं इसको कर नहीं पाया हूं, लेकिन मन में है और करूंगा जरूर। तो अस्सी घाट का बांसुरी वाला हो सकता है आने वाले दिनों में पंजाबी में भी अनुदित हो। अभी और भी बहुत सी बातें होंगी, मिलते हैं जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री तेजिंदर सिंह लूथरा, आईपीएस अधिकारी। दिल्ली पुलिस में इनका एक खासा रुतबा है और खास तौर पर इनकी चर्चा, इनकी किताब की चर्चा अस्सी घाट का बांसुरी वाला लगातार होती रही है। लूथरा साहब, ब्रेक में जाने से पहले बहुत सी बातें हुई, जिसमें एक खास बात आपने की लोकतंत्र। आपने कहा कि पाठक का एक अपना लोकतंत्र है। अब बात थोड़ी सी आपकी अपने व्यवसाय की, जिस पेशे के साथ आप जुड़े हैं। बीते इतने सालों में आपने अलग अलग रेंजेस को हेड किया और आपने तमाम तरह के अपराधियों को भी देखा होगा, तमाम तरह के अपराधों को भी देखा होगा। ऐसा कोई खास मौका, ऐसा कोई खास केस जिसने आपको काफी विचलित किया और जिसकी वजह से आपके अंदर का जो कवि मन है वो विचलित होने के बाद आपको लगा कि अब इस पे मुझे कुछ लिखना चाहिए, या आपके लिए आप निशब्द हो गए हों? कोई ऐसी घटना जो आपको खास तौर पर याद आती हो? पुलिस अधिकारी होने के नाते बहुत सारी घटनाएं हमारे संपर्क में आती हैं जो हमको बहुत ज्यादा हिला देती हैं, क्योंकि हम लोगों को काम करना होता है विक्टिम ऑफ क्राइम के लिए, उसको न्याय दिलवाना होता है। तो उस प्रोसेस में हम जब विक्टिम ऑफ क्राइम के करीब आते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी आप बीती सुनते हैं कि उसके साथ क्या हुआ और कितने दर्दनाक तरीके से हुआ, कितने बर्बर तरीके से हुआ, तो इन चीजों से कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाएगा, चाहे वो किसी भी पेशे का हो और कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो, वो विचलित होगा ही होगा। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कहना कि पुलिस अधिकारी जो हैं वो संवेदनशील नहीं होते, ये थोड़ा सा उनके साथ अन्याय होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी की बात कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस कर्मी भी तो इसी समाज से आते हैं। वो जब वापस घर जाते हैं तो एक पिता हो जाते हैं, एक बेटा हो जाते हैं, एक पति हो जाते हैं, और महिलाएं भी हैं हमारे यहाँ। रही बात विचलित होने की, तो हम लोग खाकी वर्दी पहनकर भी अपनी उतनी ही संवेदना को बनाए रखते हैं। तो इसलिए कोई भी क्राइम और खासतौर से विक्टिम की जो दशा होती है वो हम सब लोगों को विचलित कर जाती है, हम सब लोगों को हिला जाती है। और ऐसे बहुत से समय आए हैं कि जब विक्टिम ऑफ क्राइम को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर हम सब लोग विचलित हो जाते हैं। आम जनता और पुलिस का रिश्ता हमेशा खट्टा मीठा रहा, बल्कि मैं कहूंगी खट्टा ज्यादा रहा, मीठा कम रहा, कड़वा थोड़ा सा ज्यादा रहा। क्या आपको लगता है कि कहीं से साहित्य का दखल या फिर कुछ ऐसे लोगों का दखल जो उन दोनों पक्षों को समझते हों और किसी तरह से इन रिश्तों में एक अगर कुछ बेहतरी आए, कुछ मिठास आए, तो शायद समाज एक दूसरी शक्ल ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। आप देखिए, इसी देश में पुलिस एक समय अंग्रेजों के तहत थी, अंग्रेज उसका अपना अलग ढंग से इस्तेमाल करते थे। फिर देश आजाद हुआ, तो क्या आजादी के बाद पुलिस का रोल नहीं बदला? डेफिनेटली बदला। आज की जो पुलिस है वो अंग्रेजों की या कॉलोनियल रूल की पुलिस नहीं है, वो लोकतंत्र की पुलिस है और लोकतंत्र के लिए काम करती है। उसमें बहुत सारे एबरेशन कई बार हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल पुलिस है तो स्टेट एजेंसी,
तो वो स्टेट की नीतियों को लागू करने के लिए काम करती है। कई बार वो जो नीतियां हैं वो लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाती हैं और लोगों की भावनाओं से अलग हटकर काम करती हैं, तो तब वहां एक द्वंद्व हो जाता है। तो अब कोशिश यही है कि देश जो है वो इतना आगे जाए कि ये जो स्टेट की एजेंसी है पुलिस, ये या स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो लोगों की भावनाओं के हमेशा अनुकूल हों, ताकि हम लोग क्रॉस पर्पस पे काम ना करें। कई बार छोटा मोटा द्वंद्व हो जाता है, कई बार बड़ा द्वंद्व भी हो जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल जो स्टेट है वो जो अपनी पॉलिसी बनाता है, और स्टेट जो है वो लोग ही उसको चुनकर भेजते हैं। तो स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम हम लोग स्टेट एजेंसी के रूप में करते हैं और इस स्टेट को लोग ही चुनकर भेजते हैं। पुलिस को आमतौर पर मीडिया से बड़ी शिकायत रहती है, बड़े पर्दे से भी और छोटे पर्दे से भी। फिल्मों में पुलिस हमेशा लेट पहुंचती हुई दिखती है, या फिर फिल्मों में पुलिस अधिकारी वैसे दिखाए जाते हैं जैसे कि कोई विलेन हो, या फिर ऐसा अधिकारी दिखाया जाता है जो सबको डरा देता हो और जनता डर रही हो उससे। इसी तरह मीडिया भी पुलिस के बारे में एक अलग तरह की राय रखता है और अक्सर हम उस राय को और गहराता हुआ ही पाते हैं। पहले बड़े पर्दे की बात, यानी बॉलीवुड की बात। बॉलीवुड का जो सिनेमा है हमारा, वो 95% सिनेमा जो है वो एस्केपिस्ट सिनेमा है। वो आपको इस तरह से एंटरटेनमेंट देता है कि आपको बाकी जो जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे दूर ले जाता है। अच्छा, अब उस दूर ले जाने में उनको जो अच्छा लगता है कि उनको लगता है कि हाँ इस तरह से हम किसी कैरेक्टर का पोर्ट्रे करेंगे तो वो जनता को लुभाएगा या उसको एस्केप करने में मदद करेगा। बिल्कुल। तो वो लोग उस ढंग से सोचकर उन कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तो इसमें पुलिस भी जो है उनके कैरेक्टराइजेशन का एक विक्टिम बन जाती है कि पुलिस को एक फूहड़ ढंग से दिखाना है या एक करप्ट एजेंसी के रूप में दिखाना है। मुझे लगता है कि अगर हमारा सिनेमा एस्केपिस्ट ना हो, आप देखिए जो हमारा सिनेमा एस्केपिस्ट नहीं है, नई जेनर का सिनेमा है या रियलिस्ट सिनेमा है, उसमें पुलिस को बड़े ही रियलिस्टिक ढंग से पेश किया जाता है। उसके ऊपर वो बाकायदा रिसर्च करते हैं और उसको एक फूहड़ ढंग से नहीं, क्योंकि फूहड़ ढंग से या आप उसको एक बैड लाइट में आप जब दिखाते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि मैंने एंटरटेनमेंट क्रिएट करना है, मैंने एस्केपिस्ट सिनेमा तैयार करना है और मैंने अपनी थिएट्रिकल कलेक्शंस की ओर ध्यान देना है। तो उनका एक मकसद अलग होता है। तो इसलिए उसके बारे में मुझे लगता है हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनसे आपको नहीं लगता कि पुलिस के लिए थोड़ी ये चिंता की बात कहीं होनी चाहिए कि एक ऐसी इमेज बन रही है जो शायद पुलिस के बहुत फायदे की नहीं है या पुलिस के इंटरेस्ट की नहीं है? देखिए, उसमें मैं ये सोचता हूं कि अगर हम जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ एक डायलॉग शुरू करें और उनको ये बता पाएं, उनको एंगेज कर पाएं कि जो आप रिसर्च करिए और पुलिस की जो रियलिस्टिक इमेज है उसके बारे में जानिए और फिर उसका जो पोर्ट्रेयल है, चाहे वो गलत है या सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सही इमेज को ही लगाइए, उसमें कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं, हो सकता है जनता के सामने लाने से वो चीजें इम्प्रूव हो जाएं और अच्छी हो जाएं। तो ये तो थी बड़े पर्दे की बात। अब छोटे पर्दे की बात, यानी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें मैं प्रिंट को भी शामिल कर लेता हूं, मैं उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। पॉजिटिव इसलिए देखता हूं क्योंकि वो किसी एस्केपिस्ट चीज को जनता के सामने नहीं लाते हैं। वो डे टू डे लाइफ में जो रियल इवेंट्स हो रही हैं उसको सामने लाते हैं, उसको न्यूज बनाते हैं, उसका न्यूज एनालिसिस करते हैं और उस मायने में मैं उनको बहुत ज्यादा दोष नहीं दूंगा। जो हो रहा है वो दिखाते हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव उनका अलग हो सकता है चीजों को देखने का। उस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि पुलिस जैसी एजेंसी के लिए मीडिया ज्यादा प्रोफेशनल बनने के लिए एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। हम लोगों को जब ये एहसास होता है कि हम जो कर रहे हैं वो मीडिया की स्क्रूटनी का एक हिस्सा बन जाएगा, मीडिया में उसको दिखाया जाएगा और वो भी हम ये नहीं जानते कि किस पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा। बिल्कुल। उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग हो सकता है। तो यहाँ पर एक एंगेज करने और एक डायलॉग करने की शुरुआत है, जो कि यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि हम डे टू डे मीडिया वालों से एंगेज्ड रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इंटरव्यूज में जाते हैं, टीवी डिबेट्स में जाते हैं, तो उनको अपना पर्सपेक्टिव समझा पाते हैं और उनका पर्सपेक्टिव ले भी पाते हैं। इस एक्सचेंज में हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है। एक तरफ जब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, इतना ज्यादा डायलॉग बढ़ा है जिसकी आप बात करें, एक्सचेंज बढ़ा है, म्यूचुअल एक्सचेंज बढ़ा है,
इसके बावजूद अगर क्रेडिबिलिटी कहीं नीचे जा रही है तो ये एक सीरियस बात है, और इसको शायद अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो एकेडमिशियंस हों, अलग अलग फील्ड से जुड़े बुद्धिजीवी हों, उनके साथ मिलकर इस सवाल का हल ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए कि इस विश्वसनीयता को बढ़ाया कैसे जाए। डेफिनेटली पुलिस को अपनी इमेज इंप्रूव करने की जरूरत है, और पिछले 65 सालों में जो पुलिस की इमेज है वो डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। अगर आप इसका एक ग्राफ बनाएं या इसकी कोई एक स्टडी करें, रिसर्च करें, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजों में, आप यहाँ की पुलिस को ही देखिए, दिल्ली पुलिस को देखिए, कि एक समय था जब यहाँ पर पीसीआर वैन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फिर धीरे धीरे पीसीआर वैन्स आई, फिर साथ में 100 डायल वाली सिचुएशन आई। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई क्योंकि नई जरूरतें ये हैं, और पब्लिक को जो रिस्पांस है हमको उसको बढ़ाना है। और जैसे जैसे हम पब्लिक को रिस्पांस जो है उसको पॉजिटिव करते जाएंगे, उसको स्पीड अप करते जाएंगे, मुझे लगता है हमें हमारी जो इमेज है वो अपने आप ठीक होती जाएगी। पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी इमेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जा सकता है, और इमेज के अलावा उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जिस सिविल सोसाइटी की हम बात आजकल बहुत करते हैं, वो सिविल सोसाइटी कैसे एंगेज हो, या वैसे वर्षा पुलिस कैसे एंगेज हो सिविल सोसाइटी के साथ? देखिए, जो इमेज है वो इट इज अ मिरर इमेज, मैं ये कहूंगा। हम इसको सिर्फ इमेज ना कहें, मिरर इमेज कहें, या यूं कहें कि ये रिफ्लेक्शन है हमारी असलियत का। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करें। जो हमारी प्रोफेशनल वर्किंग है हम उसको और ऊपर ले जाएं, उसमें सुधार करें। उसके बाद हमें इमेज की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इमेज की चिंता करेंगे, अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं करेंगे, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को नहीं करेंगे, जमीन से जुड़कर नहीं रहेंगे, पब्लिक को रिस्पांस ठीक से नहीं देंगे, तो जो फिर इमेज बनाने वाली बात है वो सिर्फ एक डेंटिंग पेंटिंग वाली रह जाएगी कि हमारी एक मूर्त है, उस मूर्त के लिए हम किसी को आउटसोर्स कर लें या खुद उसकी डेंटिंग पेंटिंग हम अच्छी करने में लग जाएं, उसके कोई मायने नहीं है। मायने इस चीज के हैं कि हम अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करें, और फिर उन फंडामेंटल्स में अगर सुधार आता है तो हम उन सुधारों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं पब्लिक को, सिविल सोसाइटी को। उसके लिए हम जो प्रयास करें, दैट कैन बी पार्ट ऑफ इमेज बिल्डिंग एंड इमेज इंप्रूवमेंट। लेकिन फंडामेंटल्स को छोड़ के अगर हम कुछ भी टिंकरिंग करने लग जाएं अपनी इमेज के साथ, या उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके उसको सुधारने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि उससे काम नहीं बनने वाला। क्राइम अगेंस्ट वुमेन अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है पूरे देश भर में, और हमने देखा है कि खास तौर पर निर्भया के मामले के बाद, जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी इसके बाद लाया गया, और बहुत सारे और कदम उठाए गए, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर इंस्टीट्यूशंस हो। आप क्या महसूस करते हैं कि खास तौर पर महिलाओं पर जिस तरह के अपराध होते रहे हैं, उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पीड़ित महिला है वो बोलना नहीं चाहती, या वो थाने नहीं जाना चाहती, और इसके पीछे कई वजहें होती हैं, और आमतौर पर अभी भी एक जनरली ये पाया जाता है कि पीड़ित चुप रहना, लंबे समय तक चुप रहना पसंद करता है। और अगर पीड़ित जब बोलता भी है, अभी हाल के केस में भी हमने देखा, जब पीड़ित बोलता है, बोलती भी है, तो समाज ये सवाल करता है कि पहले क्यों नहीं बोला। इन सवालों से भी पुलिस को जूझना पड़ता है। जो कल्चर ऑफ साइलेंस है वो अभी हाल में टूटा है महिलाओं के साथ, खास तौर से जो वुमेन विक्टिम्स ऑफ क्राइम है, उनके साथ एक कल्चर ऑफ साइलेंस हमारे देश में जुड़ा हुआ था, जो अभी ज्यादा टूटना शुरू हुआ है, और महिलाएं आगे आने लगी हैं अपनी बात को कहने के लिए, जिसमें मैं कहूंगा कि कुछ तो महिलाओं और महिला संगठनों ने बड़ा अच्छा काम किया है कि वो खुद आगे आ रही हैं, और वो ये चाह रही हैं कि हम इस साइलेंस को तोड़ें, इस चुप्पी को तोड़ें, क्योंकि जब तक ये चुप्पी टूटेगी नहीं, वो अपनी बात कह नहीं पाएंगी, और जब तक बात कहेंगी नहीं तो न्याय की जो पहली सीढ़ी है उसको भी नहीं चढ़ पाएंगी। तो सवाल चुप्पी को तोड़ने का भी है। मुझे याद आती है कुछ पंक्तियां, जुबां बंद है, पलकें भीगी, तब भी मैं अपने पंख खुद बनूंगी, मैं थी, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगी। अभी बातचीत और भी होगी, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के तुरंत बाद फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय चर्चा में हैं श्री तेजिंदर सिंह लूथरा, APS अधिकारी, और अपनी किताब
अस्सी घाट का बांसुरीवाला की वजह से खासे चर्चित रहे हैं। लूथरा साहब, ब्रेक में जाने से पहले कल्चर ऑफ साइलेंस की बात हुई। आपने कहा कि औरतें अब अपनी चुप्पी को तोड़ने की शुरुआत करने लगी हैं, तो इसी के साथ जुड़ा एक सवाल, ये माना जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत तो रहती ही है। तो आपके परिवार में आपकी पत्नी, उनका कैसा सहयोग आपके साथ रहा, और तमाम आपकी उपलब्धियों के बीच में कभी कभी उन्होंने भी अपनी साइलेंस को तोड़कर आपसे कहा होगा कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और आपको थोड़ा सा समय घर के लिए भी निकालना चाहिए? देखिए, मैं उतना सफल आदमी तो नहीं हूं जिसके बारे में आप कह सकें कि, क्योंकि ये जो कहावत है ये बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में कहा गया है। तो आप भी काफी सक्सेसफुल हैं। प्रेसिडेंट्स मेडल ऐसे नहीं मिलता बिना उपलब्धियों के, ये हम जानते हैं। शुक्रिया। लेकिन हाँ, ये जो शिकायत है वो मेरी पत्नी को, मेरी बच्चों को अक्सर मुझसे रहती है। लेकिन अब 23 साल हो गए हैं नौकरी को करते हुए, तो उन लोगों को भी समझ में आ गया है कि इस नौकरी में बहुत ज्यादा समय तो देना ही पड़ता है। और उन लोगों का सहयोग है मेरे साथ कि वो इस बात को समझते हैं और शिकायत नहीं करते, बल्कि मुझे मोटिवेट करते हैं। और इसी वजह से मैं बिना हिचके अपना काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाता हूँ। तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी साहित्य में कितना रुचि लेते हैं? आप जब लिखते हैं तो उन्हें पढ़ाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं? बहुत कम रुचि लेते हैं वो लोग। उनकी अपनी रुचियां हैं और मैं उनके ऊपर अपनी रुचियां थोपना नहीं चाहता हूँ। इसमें भी एक लोकतंत्र है, मुझे उनकी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ता है। तो लेकिन वो इस बात से खुश है, उनको ये लगता है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो एक अच्छा काम कर रहा हूँ, या एक बहुत, उनको ये लगता है कि इस काम को करने से मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो मेरे को जो अच्छा लगता है उसके अच्छे लगने से उनको भी अच्छा लगता है। ये एक बड़े सेटिस्फेक्शन का विषय है। आपकी कविता है लट्टू, जिसमें आपने ब्रह्मांड में घूमने की बात की है, और उसे पढ़कर ऐसा भी लगता है कि जैसे आपको घूमने का काफी शौक है, आप देखना चाहते हैं इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को। तो कितना मौका आपको मिल पाता है दुनिया को देखने का या अपने आसपास के शहरों तक जाने का? देखिए, लट्टू जो कविता है वो लट्टू के ऊपर लिखी है कि लट्टू कैसे घूमता है और फिर गिरता है और फिर उठता है और फिर घूमता है। तो जो पहला अर्थ है उसका, उसकी जो पहली परत का अर्थ है वो आपने बिल्कुल ठीक निकाला कि वो घूमने से जुड़ी हुई कविता है। लेकिन उसकी अगर ऊर्जा भी है, बहुत ऊर्जा है। उसकी जो अगली परत के ऊपर जाएं तो वो रिसरेक्शन की कविता है कि गिर के फिर से खड़े होने की कविता है। हाँ, बिल्कुल। और अपने दम पर खड़े होने और घूमने की कविता है। और ऐसा घूमने की कविता है कि जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड घूम जाए। तो ये एक सपना भी है और ये रिसरेक्शन भी है, ये इसमें ऊर्जा भी है। तो आपने सपने की बात की, तो अभी खास कौन सा सपना ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आपको, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है या कुछ शॉर्ट टर्म सपने होते हैं जिसे आप जल्दी पूरा करना चाहते हैं? कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं, कुछ जगहों को देखना चाहते हैं, या कुछ खास तरह का सृजन जो आपके मन में इस समय है? सृजन, मैं ये कहूंगा कि मैं एक किताब के ऊपर काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो किताब मैं जल्दी से जल्दी पूरी कर लूं, क्योंकि किताब को पूरा करना अपने आप में एक बड़ा कठिन काम होता है। साधना है। आप जितना उसको करते जाइए वो उतना बढ़ती जाती है। तो मुझे कहना चाहिए कि वो शैतान की आंत की तरह होती है। उसका कोई अंत नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि इसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा कर लूं। इतनी तमाम व्यस्तताओं के बीच में जिस एकेडमी में आपने पढ़ाई की, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी, कितनी बार मौका मिला वहां जाने का या वहां जाकर अपने अनुभवों को शेयर करने का? क्योंकि जब आप वहां गए होंगे, आपने शुरुआती समय में प्रोबेशन पीरियड में, आपका वो जो प्रोबेशन पीरियड वहां रहा होगा, सीखा होगा, वहां पर बहुत सारी चीजें आपने, नई बातें सीखी होंगी। तो उसके बाद कभी मौका मिला वहां से पास आउट करने के बाद दोबारा जाने का? हाँ, इनफैक्ट लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में मैं लगभग 4 महीने रहा और उसके बाद नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में लगभग 1 साल रहा। और वहां अक्सर मुझे वापस जाने का मौका मिलता है। कई बार किसी कोर्स को अटेंड करने का, और कई बार मुझे पढ़ाने का शौक है। जो मैंने सीखा है, जो मेरे अनुभव हैं, उनको वापस नए आईपीएस, नए आईएएस अधिकारियों को मैं चाहता हूं कि वापस जाकर अपने अनुभव उनके साथ साझे करूं। तो उस लिहाज से मैं कई बार नेशनल पुलिस एकेडमी में जाता हूं अपने अनुभव उन लोगों को बताने और यंग जनरेशन से वापस कुछ सीखने। तो आपने यंग जनरेशन की बात की, समय बदल गया है।
और अब जब आईपीएस में सिलेक्शन होता है, क्योंकि अब मीडिया का ग्लेयर भी है, जो टॉपर्स हैं या बहुत सारे और अधिकारी वो एकाएक लाइमलाइट में आ जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि उनके सपने, उनके एम्बिशंस पूरा समय जानता है, समाज जानता है। अब आप जब नए ऑफिसर से मिलते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं अपने समय में और अब के समय में? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि हम भी कभी यंग जनरेशन में थे जब नई नई सर्विस ज्वाइन की थी। मुझे लगता है हमारे सीनियर्स को भी हमसे उसी तरह के गिले शिकवे रहे होंगे जैसे हमको आज नई जनरेशन से गिले शिकवे हैं। खास तौर से मुझे लगता है कि दो जनरेशन के बीच में एस्पिरेशंस का फर्क होता है, और जो पुरानी जनरेशन है वो नई जनरेशन की एस्पिरेशन से लगभग घबरा सी जाती है। वो ये सोचती है कि अरे ये इतना आगे का क्यों सोचते हैं, ये इस तरह की नई नई बातें, नए नए आयाम छूने की बात क्यों करते हैं। मुझे लगता है कि ये घबराहट किसी भी पुरानी जनरेशन में होनी नहीं चाहिए। हमें नई जनरेशन की जो एस्पिरेशंस हैं, जो इच्छाएं हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। उनकी नई सोच, उनकी नई उमंग का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने साथ एक नई सोच लेकर आ रहे हैं और इन्होंने अपना भविष्य बनाना है। तो हमें इनके नजरिए को बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए, परखना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए इनकी एस्पिरेशंस को पूरा पाने के लिए। आपको लगता है कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म नियमित तौर पर बनाया जाना चाहिए जहां पर सीनियर ऑफिसर्स अपने से जूनियर ऑफिसर्स के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग के अलावा टिप्स की शेयरिंग भी कर सकें? जैसे कि अभी हमने देखा कि पिछले एक आध साल में तो खास तौर पर बहुत सारे ऐसे विवाद हुए जहां पर ब्यूरोक्रेटिक टसल और पॉलिटिकल टसल होती हुई दिखाई दी, और बेहद ज्यादा उससे मैं कहूंगी कि हीट जनरेट हुई। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ जरूरत है कि जो पुरानी खिड़कियां हैं, जो बंद पड़ी खिड़कियां हैं, उन्हें तो खोल दिया जाए और संवाद को और ज्यादा खुला किया जाए, ताकि सब अपने काम को शायद और ज्यादा सलीके से कर सकें? ऐसी जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले साल ही नेशनल पुलिस एकेडमी ने एक मेंटरिंग का प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा। जो कि यंग आईपीएस ऑफिसर्स के लिए है। जो यंग आईपीएस ऑफिसर्स अभी सर्विस को ज्वाइन किए हैं, उनकी जो मेंटरिंग है वो उनके सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। और मेंटरिंग में सब चीजें शामिल हो जाती हैं, सिर्फ प्रोफेशनल टिप्स की बात नहीं है, उसमें सोशल लाइफ की भी बात है, उसमें पर्सनल लाइफ की भी बात है, उसमें प्रोफेशनल चीजों की भी बात है। तो ये अपने आप में एक भरी पूरी मेंटरिंग है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब हम यंग थे, हमने नई नई सर्विस ज्वाइन की थी, तो हमको अक्सर लगता था कि कोई आकर ये बता दे, या कोई गलती करने से पहले शायद ये बता देता कि भाई ये क्या करने जा रहा है। तो गलती होती नहीं, गलती होती नहीं। तो आज अगर इस तरह का प्रोग्राम अब शुरू हुआ है मेंटरिंग का, तो बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स को, यंग ऑफिसर्स को इसका फायदा हो। आपने अभी सोशल लाइफ की बात की, इससे मुझे ख्याल आया कि जहां तक मैं जानती हूँ और समझती हूँ, आपका गाने में, म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट रहा करता था। तो अब प्रैक्टिस करने का मौका मिल पाता है, या कभी इस तरह एंगेज करने का मौका आपको मिल पाता है जब समय होता है? देखिए, म्यूजिक तो डिवाइन है, और जो संगीत है वो तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, जिसको जितना मिल जाए कम है। तो म्यूजिक में मेरी रुचि जो है वो मैं तो अपने आप को कोई ट्रेन्ड सिंगर तो नहीं हूं मैं, लेकिन जितना भी प्रयास मैं अपने लेवल पे कर पाता हूँ, जितना भी रियाज मैं कर पाता हूँ, वो मैं जरूर करता हूँ। और म्यूजिक भी मेरी एक व्यक्तिगत आराधना है, जिसको मैं करता रहता हूं। किस तरह का म्यूजिक आपको खास तौर पर पसंद है, जो एकदम आपके मन के करीब? म्यूजिक भी मेरे लिए, जैसे मैंने साहित्य के बारे में बताया, अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, अच्छा संगीत होना चाहिए। तो उसमें फिर मेरी कोई बंदिश नहीं है। वो कोई पुराना गीत हो सकता है, कोई गजल हो सकती है, कोई इंग्लिश का गाना भी हो सकता है, कोई पंजाबी का गाना भी हो सकता है, किसी और क्षेत्रीय भाषा का गाना भी हो सकता है। तो उसमें कोई बंदिश नहीं है, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। कोई एक्टर आपको जो बहुत पसंद हो? नरगिस दत्त मुझे बहुत पसंद थी। मदर इंडिया से मैं बहुत प्रभावित था। वो पिक्चर मैंने कई बार देखी। अच्छा। बहुत फेवरेट पिक्चर्स में से मेरी है वो। नए समय का कुछ नहीं पसंद आपको? कोई ऐसी फिल्म जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? विद्या बालन बहुत अच्छी एक्टर हैं, और आमिर खान बहुत अच्छे एक्टर हैं।
दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं प्रभावित हूँ इन दोनों की एक्टिंग से। और हाल फिलहाल में म्यूजिक भी बहुत अच्छा आने लग गया है, कुछ नए म्यूजिशियंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने वो दे रहे हैं। आपको समय मिलता है कभी फिल्म देखने का, या किसी तरह से चुराना पड़ता है समय? नहीं, समय मैं चुराता भी हूँ, निकालता भी हूँ, क्योंकि फिल्म देखना, म्यूजिक को सुनना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके लिए मैं समय अक्सर चुराता भी हूँ, निकालता भी हूँ। मीडिया जब किसी बात को बार बार हाईलाइट करने लगता है, और अगर वो जो केस है वो अभी अनसुलझा है, लेकिन मीडिया ट्रायल बहुत ज्यादा है, उससे आपको लगता है कि वाकई में जो केस का इन्वेस्टिगेशन है या जो पूरी प्रोसेस है वो हैम्पर करती है, और ये कहीं एक खतरनाक ट्रेंड के तौर पर उभर रहा है? अक्सर ऐसा होता है कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो मीडिया के दबाव में आ जाती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस लिहाज से जो ये मीडिया ट्रायल है, ये इसको थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा, इसको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। और पिछले 15 सालों में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ग्रो किया है, मुझे लगता है कि वो थोड़े थोड़े मैच्योर होते जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये लोग मैच्योर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो प्रभावित नहीं होंगी और मीडिया ट्रायल अपने आप मैच्योर होकर अपने प्लेटू पे आ जाएगा। तो आपने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में शायद मीडिया ट्रायल धीरे धीरे कम हो, और मीडिया और पुलिस, या फिर जो बड़ा पर्दा है जो बॉलीवुड है उसके साथ पुलिस का जो संबंध है, सिविल सोसाइटी के साथ जो संबंध है, वो शायद और भी ज्यादा पुख्ता हो, और भी ज्यादा मजबूत हो, और शायद हो सकता है कि आपका ये सपना बहुत जल्दी साकार हो। लुथरा साहब, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं महसूस करती हूँ, मैं पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि इस नई पीढ़ी ने खास तौर पर आपके इस पूरे संवाद से बहुत कुछ जाना होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपनी जिंदगी की गजल इसी खूबसूरती के साथ गुनगुनाते रहें, इसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।